श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं विनय ध्यानी और आज कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं सुश्री शिवानी शर्मा। शिवानी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आपसे हम बातचीत करेंगे कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ के हम औषधीय पादपों की बात करते हैं, जड़ी बूटियों की बात करते हैं, संपन्न क्षेत्र है ये। क्या इससे जुड़े हुए विशेषज्ञ हम तैयार कर पाए? जैसे कि आप हैं, पिछले 10 सालों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वेलनेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो स्थिति क्या देख रही हैं आप इस समय पहाड़ में? इस समय जो पहाड़ में सच्ची बताऊं जो स्थिति है, वो हम इस इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो जड़ी बूटियों की जो हमारी उपयोगिता है। जो पहले बुजुर्ग थे, एक्चुअल में क्या था, जो पहाड़ में जो लोग थे ना पहले, वो ये बोलते थे कि किसी को बताना मत कि वो फूलेगी नहीं, मतलब ना, नहीं, हम अपना ज्ञान अपने पास ही रखेंगे। लेकिन जो आयुर्वेद है उसमें पूरा लिखा हुआ है, हमारा पहाड़ का ज्ञान कहीं लिखा नहीं है। वो पास ऑन होना चाहिए था एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में। तो मुझे रियलाइज होता है कि जो हमसे पहले वाली जनरेशन है, मेरे माता पिता की जनरेशन, अब शायद मेरे पापा को ये बुरी लगेगी, वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं बाहरी जड़ी, मतलब मेडिसिन जो हमारी है, आधुनिक मेडिसिन। अच्छी बात है, वो भी बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन वो भूल गए पुरानी चीज़ों को, तो वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं हम पे। तो मुझे ऐसा लगता है जो आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो अगर मैं कुछ काम कर पाऊँ या कोई और उस फील्ड में काम कर रहा है, तो पास ऑन हो जाएगी आगे जाके। तो जो सिर्फ हमारे हिमालय क्षेत्र पे है और कहीं भी नहीं है। तो आपकी इस यात्रा के बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि कैसे, और खासकर अपने श्रोताओं को हम बता दें कि तेल पर आपका फोकस है बहुत ज़्यादा। जो जड़ी बूटियां हैं, जो औषधीय खेती है पहाड़ में, या जो भी जड़ी बूटियां हमें मिल रही हैं, उससे आप तेल का निर्माण कर रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आज के इस दौर में लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई? कब से आपने इस तरफ झुकाव लिया? पहले क्या करती थी आप? अपने बारे में बताइए। सर, एक्चुअल में मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गांव के पास एक कोटी कॉलोनी है, 6 तक मैं वहीं पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर हम विकास नगर, पापा ने शिफ्ट कर दिया मैं पढ़ाई के उससे। फिर मैं पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी नहीं थी शुरू से, कि मैं बोलूँगी मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। अपने भाई बहनों में सबसे एक मध्यम जो बच्चा होता है, जो सिर्फ पास हो गया, ठीक है। मेरे फादर का हमेशा से सपना था कि मेरे बच्चे, वो नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, वो बहुत प्रोग्रेसिव सोच है उनकी हमेशा से, तो उनका ये था कि नहीं, मेरे बच्चे बहुत पढ़ने चाहिए। तो मेरी बहन ने सीए किया, मेरा भाई इंजीनियर है, भाई लॉयर है। तो मैं सबसे बड़ी थी, तो उनको भी था कि मैं इंजीनियरिंग करूं। तो मैंने फिर जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी, वो उसमें मेरा कोई रुझान नहीं था, पर कर लिया। ठीक, उसके बाद करने के बाद मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, बहुत ज़्यादा। मैं एक्सीडेंट भी हो गया था एक बार, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो हर डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तो मैंने खुद ही एक दिन, मैम थी कि योगा आप स्टार्ट कीजिए। तो योगा मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे 6-7 महीने में रियलाइज़ हुआ कि सच में मैं हील हो रही हूँ, और एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे अब दवाई नहीं खानी है। तो जब योगा किया, फिर उसके बाद मैं दिल्ली गई, फिर वहाँ पे फिर मैंने मास्टर्स कर लिया योगा में। फिर मैंने वहाँ पे सिखाना स्टार्ट कर लिया, फिर फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आ गई। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से आयुर्वेदा में कोर्स किए। तो वहाँ पे जब डॉक्टर्स आते थे पढ़ाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार आयुर्वेदा छोटा चीज़ नहीं है जो हम समझते हैं ना, कि ये बहुत वास्ट है, इससे जितना पढ़ोगे उतना कम है। और जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना आपको, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो पहले पढ़ाई करी है उसमें तो ये था कि पढ़ना है, इसमें ये था कि एक क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। वो करने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियलाइज़ भी क्या हुआ, एक क्लाइंट के लिए उसको पेन हो रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑयल बना लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें सिर्फ गांव में ही मिलेंगी, तो फिर मैंने गांव में स्टार्ट किया, छोटे स्तर पे स्टार्ट किया। फिर क्लाइंट की डिमांड आने लग गई, फिर 2-3 औरतों को और जोड़ा। तो ऐसे ऐसे करके अभी भी मेरी, मुझे तो ऐसा लगता है अभी भी शुरुआत ही है, बहुत काम अभी आगे बाकी है। पहाड़ में आपने जब देखा कि यहाँ जड़ी बूटियों का भंडार है, क्या पाया कि क्या इससे हमारे आज की नौजवान पीढ़ी, जैसे कि आप जुड़ गई हैं, क्या उनको भी जुड़ना चाहिए और कुछ उनको रोजगार और इस दिशा में कुछ फायदा हो सकता है? क्या भविष्य है? देखिए सर, पहले अगर आप डायरेक्ट रोजगार के लिए सोचेंगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम से कि क्या एकदम आपको रोजगार मिल जाए। ये बहुत धैर्य की चीज़ है। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, जब मैं योगा पढ़ने स्टार्ट की थी, जब जैसे हब्स मिलती थी, मैं जैसे गांव में मिल गई, तो ये पता चल गया, तो उस एरिया को गोल कर दिया। पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे फादर के बराबर कोई प्रोग्रेसिव है ही नहीं।
तो उनका ये था कहना कि ठीक है, अच्छा ये नहीं करने, मैं बाबा ये जड़ी बूटियाँ काम की हैं, ठीक है काम के, उन्होंने नहीं पूछा किस काम के, क्या काम के। तो धीरे धीरे मैंने रीठी के पेड़ लगाने स्टार्ट किए। अखरोट का हमारा पूरा बगीचा तैयार होने वाला है अभी 4-5 साल में। वो मेरे फादर की मेहनत है उसमें, पर हमने उनको सजेस्ट किया कि क्योंकि जो हमारा वाला एरिया है वहाँ सेब नहीं हो सकता, वो ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। तो हमने सेब भी कोशिश किया, सेब उस हिसाब से नहीं हो पाया, वहाँ पे पाला वाला था। तो हमने अखरोट लगवाने स्टार्ट किए, नींबू लगाने स्टार्ट किए। अभी तक आप यकीन नहीं करेंगे 500 से ज़्यादा पेड़ हम अखरोट के लगा चुके हैं। और बहुत सारे, और हो सकता है वो अभी ना दे, लेकिन 5 साल के बाद वो बहुत अच्छा हमें अर्निंग भी देगा। फिर हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसकी खोज अभी भी जारी है। तो वो मैंने लगानी भी स्टार्ट कर दी है और साथ में उसका रिसर्च भी स्टार्ट कर दी है। बहुत अच्छी बात शिवानी जी, अच्छा काम कर रही हैं आप। अब जब आपने पूरे पहाड़ को देखा, और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि जड़ी बूटी शोध संस्थान और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, इनकी गतिविधियों से आपने कुछ फायदा उठाया, या किस रूप में देख रही हैं आप इन संस्थानों को? या बहुत सारे ऐसे हमारे काश्तकार हैं पहाड़ में जो कि सघन खेती पादपों की कर रहे हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई? किस रूप में देख रही हैं आप उनको? सर मुझे ऐसा लगता है जो संस्थान है वो भी अपना काम एक ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं ना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे देखना, वहाँ के लोगों से, एक तो भाषा का भी थोड़ा वो होता है, तो एक तो वहाँ के जो लोग हैं ना, जितना उनको पता है ना, मुझे नहीं लगता वो किसी संस्थान को पता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जब मैं सैटरडे संडे भी जाती थी वहाँ पे, मैं कोई ऐसी दादी मैंने नहीं छोड़ी, कोई ऐसे मैंने दादाजी नहीं छोड़े, पूछ पूछ के बोल के मुके बोल दे, मतलब अपनी भाषा में, ताकि उनको रियलाइज, और उनको इतनी खुशी होती है जान के कि आजकल के लोगों को इस चीज़ की परवाह है। वो बताना चाहते हैं पर कोई पूछने वाला नहीं है उनसे, क्योंकि दो 3 जने घर में हैं, वो बेचारे किससे बात करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल के लोगों को कि जो पुराने लोग किस तरीके से काम करते थे। अब जैसे हमारे यहाँ अदरक होता है, सूंठ बनाते हैं, सूंठ कितनी बड़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो वो बनाने का तरीका उनको जैसे आता है वैसा कोई मशीनरी नहीं कर सकती। तो वो भी बहुत अच्छी बात है, काम कर रहे हैं लोग इस दिशा में भी। हिमालय के जो सीमांत क्षेत्र है ना, खासकर हम चमोली उत्तरकाशी की बात जब करते हैं और हाई एल्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ अब लोग और वहाँ के स्थानीय काश्तकार अब इस तरह की जड़ी बूटी की खेती से जुड़ रहे हैं। उनको क्या बाजार मिल पाएगा, या उन जड़ी बूटियों का सही सदुपयोग हो पाएगा, या जिस तरह से आप एक नई दिशा में काम कर रही हैं कि कुछ इस तरह से तेल का ही निर्माण आपने सोचा, उसको हम मेडिसिन की शक्ल भी दे सकते हैं और आयुर्वेद का एक उपहार भी समझ सकते हैं, तो उन लोगों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है? सर मेरा अनुभव कहता है कि अभी तो जो काम कर रहे हैं इनिशियल स्टेज पे, एकदम से बाजार मिलना तो मुश्किल है। गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करे उनकी, बहुत ज़रूरी है सरकार का उनको मदद करना कि वो उगा रहे हैं तो उनको मार्केट मिले। आप फॉरेन में जाइए, बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी फॉरेन के लिए, स्विट्ज़रलैंड गई थी वो अपने क्लाइंट के लिए मेरे से ऑयल लेके गई हैं। हमारे देश में पता है बुरी ये बोलो या कि जब तक कोई बाहर वाला नहीं बोलेगा ना कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तब तक हम लोगों को नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ है कि वो मार्केट उनको मिलेगा, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर गवर्नमेंट को इस दिशा में काम करेगी और उन्हें करना चाहिए, तो उन्हें अपनी खेती जारी रखनी चाहिए। शिवानी, अभी आप युवा हैं और बहुत दूर तक की सफलता की कहानियाँ आपने लिखनी है, तो क्या एक संदेश है आप अपने दोस्तों को और घर में गांव में रहकर जो लोग स्वावलंबन की कहानी रच रहे हैं और नए और अनूठे काम कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं आप जैसे, उनको क्या मैसेज है आपका, क्या संदेश है? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी लेट हो गया है, मुझे बहुत जल्दी ये करना चाहिए था। मैं बहुत पहले से यंग एज से ये सोच रही हूँ, पर मैं 30s में हूँ, तो ये मुझे रियलाइज़ हो गया है कि उनके लिए यही है कि सबसे पहले तो आप पेशेंस बना के रखें, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनसे ज़्यादा जो युवा हैं उनके मैं माता पिता को ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर विश्वास करें। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई बच्चा बाहर से घर आ जाए ना, तो माता पिता कोई दिक्कत होनी, तो क्यों आ गया वे गाँव, मतलब तू गाँव में क्या करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा हैं कि बोलते हैं अच्छा बेटा तू ये करना है कर, ठीक है, लड़की होने के नाते, कि नहीं कि अच्छा तुम्हें ये करना है, लोग क्या बोलते हैं इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया है जैसे मेरे फादर हैं, अगर वैसे ही वो माँ बाप बने, उन बच्चों का सपोर्ट बने कि ठीक है बच्चा, हम अगर तू करना चाहता है तो कर, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लोगों के लिए ये है कि संसाधन अब जो
एनवायरनमेंट हो गया है, अगर आपको पुरानी चीज़ों को भी संजो के रखना है, ठीक है आप होटल बनाइए, आप और चीज़ें बनाइए, लेकिन हमें अपनी गदेरे को भी रखना पड़ेगा, हमें अपनी जड़ी बूटियों को भी रखना पड़ेगा, हमें अपने पेड़ों की भी रक्षा करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ साल के बाद अगर हम ऐसा ध्यान नहीं देंगे तो ये जड़ी बूटियाँ गायब हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। तो शिवानी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं कि रिवर्स पलायन की जो कहानी आपने लिखी है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इस क्षेत्र को और ख़ासकर जो हमारे युवा बाहर की तरफ और रोज़गार की तरफ ज़्यादा भटक रहे हैं, स्वरोज़गार की तरफ आएँ और अपने ही संसाधनों से कुछ नया करने की सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया।